नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। उस कस्बा शहर रोशनपुर में पड़ी थी ट्यूशन विरोधी अभियान की लहर। प्रभुदयाल सर ने जो पहल की थी वह अब एक अभियान में बदल गई थी। ट्यूशन विरोधी अभियान में उस दिन फिजिक्स के अध्यापक शिव कुमार जी ने लड़कों को खूब पीटा। क्लासरूम में आते ही उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लिख दिया। लड़कों से कहा, केवल 5 मिनट का सवाल है, 20 मिनट में सब लोग लगा कर दिखाओ। 5 मिनट का सवाल 20 मिनट में? खैरियत। लेकिन उमेश एक शरारती लड़का था। तुरंत उठकर बोला, सर, ये चैप्टर तो अभी तक आपने क्लास में पढ़ाया ही नहीं है, तब ये सवाल हम लोग कैसे लगा पाएंगे? लगा क्यों नहीं पाओगे? ये सवाल तो फर्स्ट ईयर के कोर्स का है, तुम सब लोग तो सेकंड ईयर के छात्र हो। लेकिन सर, ये चैप्टर अभी क्लास में पढ़ाई कहाँ है, किसी से भी पूछ लीजिए। ये बात तो प्रकाश नारायण जी ही जाने। फर्स्ट ईयर में तो फिजिक्स वे ही पढ़ाते हैं, यह तो उन्हीं का अधूरा छोड़ा गया कोर्स है, इसी में तो पढ़ाऊंगा नहीं। मुझे तो बस तुम लोग 20 मिनट में सवाल हल करके दिखाओ। छात्र बोले, सर, जब प्रकाश नारायण जी के कोर्स का है तो फिर उन्हीं को ये सवाल पूछने दीजिए ना। आपने जो पढ़ाया है आप उसी में से ही पूछे। सुनकर सुन रह गया शिव कुमार मास्टर साहब। इतना अपमान! कौन बोल गया ये सब? क्या नाम है तुम्हारा? खड़ा हो। वे गुस्से से बोले, सुरेश, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूँ सर। ठीक के बच्चे, जब तक पिछला कोर्स पढ़ा हुआ नहीं होगा तब तक आगे का कैसे समझ पाओगे? यही तो मैं भी कह रहा हूँ सर। ये चैप्टर हम लोगों को क्लास में पढ़ाया क्यों नहीं गया? अब 2 महीनों बाद ही तो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। पर ये तो प्रकाश नारायण जी को पढ़ाना चाहिए था ना। ये सब तो आप लोग ही जानिए कि किसको क्या पढ़ाना है। हम लोगों को पूरा कोर्स खत्म होने से मतलब है। ठीक है, जो लड़के नहीं लगा पा रहे वह खड़े हो जाए। सभी छात्र खड़े हो गए, बस एक विष्णु को छोड़कर। ये देखकर शिव कुमार मास्टर साहब को बहुत गुस्सा आया। एक ही दिन में लड़कों की हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि उनसे जबान लगाने लगे। उन्होंने बैट लेकर एक तरफ से सबकी पिटाई कर डाली। फिर बोले, अगर पिछला कोर्स पढ़ना है तो सब लोग मेरे घर में पढ़ने आओ। लेकिन किसी भी छात्र ने उनकी बात नहीं सुनी। सब अब अपनी कॉपी किताबें लेकर ऑफिस की तरफ चल दिए। शिव कुमार मास्टर साहब पूछते ही रह गए कि अब तुम सब लोग कहाँ चल दिए? पूरी क्लास की तरफ से रमेश शिव कुमार मास्टर साहब के खिलाफ प्रिंसिपल साहब को देने के लिए एक एप्लीकेशन लिखी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सादर चरण स्पर्श। सेवा में निवेदन है कि हमारे फिजिक्स के अध्यापक श्री शिव कुमार शर्मा जी कक्षा में पढ़ाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। वे कक्षा में बैठकर हमेशा ओम प्रकाश शर्मा के जासूसी उपन्यास पढ़ते रहते हैं या मूंगफलियां खाते रहते हैं। लड़कों से ब्लैक बोर्ड पर वह सवाल लगवाते हैं जो कि उन्होंने कभी समझाया ही नहीं है। सवाल हल कर न पाने पर वह बैट से बुरी तरह से हम विद्यार्थियों को मारते पीटते हैं और घर आकर ट्यूशन पढ़ने के लिए दबाव बनाते हैं। यही नहीं, बल्कि ट्यूशन न पढ़ने की दशा में प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी भी देते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, कृपया करके आप हमें उनकी इस प्रताड़ना से बचाइए। इस मजमून के बाद कक्षा के सभी छात्रों हस्ताक्षर थे। ये एप्लीकेशन लेकर रमेश प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में गया। उन्होंने ध्यान से एप्लीकेशन पढ़ी, बड़े ही धैर्य से उसकी सारी बातें सुनी, फिर मुस्कुराकर पूछ बैठे, अन्याय का विरोध कर रहे हो? वाह, ये भली सलाह तुम लोगों को किसने दी? प्रभुदयाल सर ने। सचमुच इस सब के पीछे प्रभुदयाल जी की प्रेरणा ही थी? छात्रों का नैतिक बल धीरे धीरे जाग रहा था।
अन्याय के खिलाफ वे सब एक मत हो रहे थे। यह दयानंद इंटर कॉलेज के इतिहास की एक अद्भुत घटना थी। उसी समय कमलेश जी ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलवाया। चपरासी आकर अदब से सलाम करके खड़ा हो गया। जी सर, तुम अभी जाकर शिव कुमार जी को और प्रकाश नारायण जी से कहना कि मैंने उन्हें याद किया है। बहुत अच्छा सर, कहकर चपरासी चला गया। कॉलेज के प्रिंसिपल कमलेश को कॉलेज में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होती थी। अभी उसकी उम्र तो बहुत अधिक नहीं थी, पर कुर्सी का प्रभाव था। प्रभु दयाल सर का आशीर्वाद भी हमेशा उस पर बना रहता था। उसको वे पुत्रवती ही मानते थे। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपनी संतान देश को भेंट कर दी थी। तब भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए संघर्ष के दिन थे। कभी सुनने में आता था कि राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। वे हंसते हंसते भारत माता की जय जयकार करते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए। तो कभी सुनने में आता है कि सुभाष बाबू ने अपनी अलग आजाद हिंद फौज बनाई है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाया था। उनके कहने से विदेशी कपड़ों की होली चलाई जाने लगी। उन्हीं दिनों नेहरू जी ने उनके शहर में भी आए थे। उन्होंने मंच से बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, जब तक हमारा देश गुलाम है, आराम हराम है। देशवासियों, देश को स्वतंत्र कराने के लिए आज से ही जी जान से जुटो। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही थी, जिसका प्रभु दयाल सर गहरा असर पड़ा था। सभा खत्म हुई, नेहरू जी चले गए, लेकिन उनके भाषण ने प्रभु दयाल जी का सारा सुख चैन ही छीन लिया। वे देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए आतुर हो उठे थे। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। उसे 1 महीने का गर्भ था। वो एक गुलाम को जन्म देगी। प्रभु दयाल के दिमाग को बार बार यही बात परेशान कर रही थी। उन्होंने पत्नी की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया। सुनकर पत्नी रोने चिल्लाने लगी, पर उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि यदि तुमने इस गुलाम बच्चे को जन्म दिया तो मैं दोनों की जिंदगी भर कभी भी मुख नहीं देखूंगा। मैं भारत माता का सिपाही हूँ। इस समय भारत माता मुझे बुला रही है। मेरा सारा जीवन उसी के लिए अर्पित है। बच्चे का मोह हमें कमजोर बनाएगा। बेचारी पत्नी मजबूर होकर गर्भपात कराने के राजी हो गई थी। दाई के मुताबिक लड़का था। वे एक लड़के के बाप बनने से वंचित रह गए थे। पत्नी बेचारी कई दिनों तक छिप छिप कर रोती रही थी। उन्हीं प्रभु दयाल की बातें सोचते सोचते न जाने कहाँ खो गए थे कमलेश जी। चपरासी ने अंदर आकर कहा, प्रकाश नारायण और शिव कुमार जी आ गए हैं। आपके दर्शन के लिए बाहर खड़े हैं। बुलाओ सर। कमलेश जी चपरासी के बातें सुनकर जैसे अपने आप में लौट आए। उनकी आंखें गीली हो रही थी। उन्होंने रुमाल निकालकर चुपके से अपनी आंखें पोंछ ली थी। हाँ, भेजो उन लोगों को। दोनों महानुभाव अदर आए। चेहरे पर गंभीरता का मुखौटा ओढ़े थे। आते ही बोले, नमस्ते श्रीमान जी, आपने याद किया? हाँ, बैठिए आप लोग। अच्छे तो है? जी हाँ, धन्यवाद। आप लोगों को एक कष्ट देने के लिए बुलाया है। ओह, कहे ना, कष्ट कैसा? आज्ञा दीजिए। आपकी क्लास के लड़के ये एप्लीकेशन लेकर आए हैं। पहले इसको आप दोनों ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मेरी बातों का जवाब दीजिएगा। दोनों ने एप्लीकेशन ले ली। पढ़ने के बाद बोले, ये सब प्रभु दयाल जी की चाल है सर। बुजुर्ग होकर वह ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं। छात्रों को अध्यापकों के खिलाफ भड़का रहे हैं। कैसे छिछोरे आदमी है वह। आप ही देखिए सर। लेकिन आप लोगों के खिलाफ शिकायत है कि आप लोग क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। ये बात सच है? कौन कहता है ये सब? क्यों? आपके क्लास के सारे लड़के तो यही कह रहे हैं। एप्लीकेशन में यही सब तो लिखा है। सब की सब तो झूठ नहीं बोल रहे होगे। आप चाहे तो मेहरबानी करके एक बार एप्लीकेशन फिर ढंग से पढ़ लीजिए। लगता है अभी आप लोग ठीक से इस एप्लीकेशन के मर्म को समझ नहीं पाए हैं। वे तो बच्चे हैं, उन्हें बहकाया जा रहा है सर।
हम लोग तो रोज अपनी क्लास ले रहे, आज अपने सभी छात्रों को बिल्ला वजह पिटा। वह एक छोटा सा सवाल भी नहीं लगा पा रहे थे। वह सवाल आपने कभी समझाया था? वह प्रकाश नारायण जी के कोर्स का था। कोर्स? कैसा कोर्स? इसमें भी कोई कोर्स बटा होता है? लड़के जो भी सवाल पूछेंगे आप लोगों को समझाना होगा। और प्रकाश नारायण जी, आपने कोर्स क्यों नहीं पूरा करवाया अभी तक? बोर्ड के एग्जाम के बस 2 महीने बचे हैं। सर, बीच में छुट्टियां जो पड़ गई थी। ठीक है, कल से आप एक्स्ट्रा क्लास लेकर कोर्स खत्म करवाए। समझ रहे हैं ना आप? और किसी भी लड़के को आप ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य नहीं करोगे, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। छात्रों के हितों को ध्यान रखकर मेहनत कीजिए। क्लास में बच्चों को पीटने का अधिकार आपको किसने दिया? बच्चों के ऊपर हाथ उठाना आप अध्यापकों को शोभा देता है? इस साल कॉलेज का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। और बुजुर्ग आदमी के लिए अपशब्द कहते आपको शर्म नहीं आती है? खबरदार, जो आज के बाद मेरे सामने प्रभु दयाल जी के बारे में आपने कोई भी अनगल बात कही है, वे हमारे लिए आदरणीय है। उनसे आप लोग प्रेरणा लीजिए। बच्चों को आप लोग क्या यही बातें सिखाते हैं? शर्म नहीं आती है आपको? आगे से ऐसी गुस्ताखी न हो, समझे आप लोग? कमलेश जी ने उन्हें पूरी तरह से डांट दिया। बेचारों के चेहरे लटक गए। जी सर। कमलेश जी का ऐसा रुख देखकर दोनों भीगी बिल्ली बन गए। दोनों को मालूम था कि इसे अपनी नौकरी की जरा भी चिंता नहीं है। अगर अपनी पर आ गए तो जाते जाते भी उन लोगों की खटिया खड़ी कर जाएगा। उन्होंने ये भी सुन रखा था कि कमलेश जी का पिताजी कहीं के कलेक्टर है। वह तो यहाँ बस समय काट रहा है। किसी डिग्री कॉलेज में जगह खाली होते ही वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्लास में जाइए और बच्चों को मेहनत से पढ़ाइए। मुझे इस साल अच्छा रिजल्ट चाहिए और आइंदा से अपने बच्चों के साथ मारपीट की तो आप लोगों के खिलाफ थाने में कंप्लेंट लिखवाई जाएगी। समझे आप लोग? दोनों मन मसोच कर ऑफिस से चले गए। उन्हें बच्चों और प्रभु दयाल पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर बेचारे मजबूर थे। छात्रों के विद्रोही और कमलेश जी की हिदायत के बाद सभी अध्यापक कॉलेज में भी नियमित रूप से पढ़ाने लगे। कमलेश जी के गुस्से के कारण वे सारा कोर्स पूरा कराने के लिए बाध्य थे। इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ रही थी। इससे उनके ट्यूशन के धंधे पर बुरा असर पड़ रहा था। बेचारे मन महसूस कर रह जाते। वह मन ही मन प्रभु दयाल सर को सैकड़ों गालियां देते थे। यूं ही दिन गुजरते गए और मार्च का महीना आ गया। हम लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई थी। फिर एक दिन परीक्षाएं भी खत्म हो गई। अब हमारी गर्मियों का छुट्टियां शुरू हो गई थी। हम लोग बड़ी बेचैनी से बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इधर भुवानी कुचा में की एक राजकुमारी थी, मिस नूतन कुमारी जी। वह हमारे कस्बे की अनित्य सुंदरी थी। कम से कम रोशनपुर के हम सब लफंग के लड़कों को तो यही मानना था। विष्णु और नूतन एक दूसरे को प्यार करते थे। इस प्रणय के लिए सबकी स्वीकृति थी। नूतन ये सोच सोचकर पुलकित हो उठती थी कि वह एक दिन वह विष्णु का परिणीता बनेगी। विष्णु के लिए जैसा सबने सोचा था वैसा ही हुआ। उस मेधावी लड़के ने जिले भर में टॉप किया। प्रदेश में उसका 3रा नंबर था। रोशनपुर के जिला अधिकारी ने उसे अपने हाथों से सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान किया। अखबार वालों ने उसका इंटरव्यू लिया। जिले के सबसे मेधावी लड़के की अखबार में तस्वीर भी छपी। उसके मैथ्स में पूरे 100 में 100 नंबर आए थे। उसकी मेघा से सारा रोशनपुर गौरवान्वित हो उठा था। नूतन का मन ये सब देखकर सुनकर पुलकित हो रहा था। हालांकि वह खुद बिल्कुल साधारण नंबरों से पास हुई थी, पर विष्णु की सफलता उसे अपनी सफलता जान पड़ रही थी। विष्णु 18 साल का वह सुदर्शन सा तरुण जो उसके सपनों का राजकुमार था, उसे वह अपना दिल दे बैठी थी। एक दिन उसके साथ ही उसका परिणय होना है, ये बात वह अच्छी तरह से जानती थी। ये बात विष्णु भी जानता था। अखबार वालों ने पूछा,
आपकी सफलता में किस किस का हाथ है विष्णु जी? ये सुनकर 18 साल का शर्मिला सा लड़का एकदम से सकपका गया। किसी अखबार वाले को साक्षात्कार देने का उसका ये पहला ही मौका था। अखबार वाले उसको फोटो लेने के लिए अलावा उससे और भी बहुत सी बातें पूछेंगे, ऐसा उनसे कभी नहीं सोचा था। उस दिन बहुत सुबह, जबकि वह अभी बिस्तर से उठा भी नहीं था कि उसके मकान की कुंडी खड़क उठी थी। बाहर से किसी की आवाज भी दी थी, विष्णु जी है क्या? कौन? दरवाजा खोलिए सर। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने कंधे पर एक कैमरा और एक बैग के लिए एक नितांत अपरिचित व्यक्ति खड़ा मुस्कुरा रहा था। पत्रकारों का तो काम ही यही है, वह अपने मतलब की जगह पर पहुंच ही जाते। आप कौन? एक अजनबी को सुबह सुबह अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर विष्णु पूछ बैठा। उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि कोई उसकी फोटो लेने यूं ही सुबह सुबह उसके दरवाजे पर आ खड़ा होगा। उसके घर तो किसी अतिथि को बैठाने के लिए ढंग की कुर्सी भी नहीं थी। क्या आप ही विष्णु जी है? जवाब न देकर उसने ही पलट कर पूछा। जी हाँ, कहिए। मुझसे आपको क्या काम है? काम तो कुछ खास नहीं है, बस आपसे 2 मिनट बातें करनी है, उसने कंधे से अपना बैग उतारते हुए कहा। जी हाँ, कहे ना, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो आपने ही जिले भर में टॉप किया है, आपके ही गणित में 100 में 100 नंबर है। जी हाँ, लेकिन आप कौन? विष्णु की उत्सुकता अपनी चरम पर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक नितांत अपरिचित व्यक्ति जो उसके इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिला टॉप करने पर भला क्या दिलचस्पी हो सकती है। मैं सीनियर पत्रकार हूँ, नूतन प्रभात, अखबार से आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। विष्णु तो ये सुनकर खुशी के मारे जैसे एकदम से घबरा ही गया। इतने बड़े अखबार का सीनियर पत्रकार उसके द्वार पर खड़ा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। थोड़ा सांस लेने के बाद उसने कहा, तब फिर चलिए सर, भवानी कुचा ही चलते हैं। वही प्रकाश नारायण सर के यहाँ बैठकर आपसे बातें करेंगे, वही आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। उस पत्रकार के ही स्कूटर में बैठकर विष्णु पातीराम कुचा से निकलकर भवानी कुचे की तरफ चल पड़ा। कचहरी रोड पर उसे कई लोगों ने जानते हुए देखा। वह सब सुबह सुबह ठंडी हवा में टहलने निकले थे। वह सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बड़ा सा कैमरा लिए, कंधे पर बैग टांगे, इन सज्जन के साथ विष्णु इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बात धीरे धीरे सारे रोशनपुर में फैल गई थी। जितने मुंह थे उतनी ही बातें हो रही थी। कोई बोला, इस पजामा पहने वाला लड़के की अखबार में फोटो छपेगी। भाई वाह, इससे तो कस्बे का नाम ही रोशन कर दिया। जिसने भी सुना वह भवानी कुचा की तरफ दौड़ पड़ा। मास्टर प्रकाश नारायण की बैठक में इतनी सुबह सुबह अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। लग रहा था कि जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसी बैठक में पत्रकार ने नूतन के ठीक सामने ही विष्णु से पहला प्रश्न किया था। आपकी इस सफलता में किसका हाथ है? विष्णु कुमार जी। प्रश्न सुनकर बेचारा विष्णु सकपका गया था। सफलता में किसका हाथ है, इसका उत्तर तो उसने सोच कर ही नहीं रखा था। वह इन सब बातों में ही नहीं था। वह तो बेचारा बहुत ही शर्मिला लड़का था। बेचारा ने ट्यूशन पढ़ा कर किसी तरह अपनी पढ़ाई की थी। उसके इस संघर्ष में नूतन और प्रकाश नारायण सर ने उसका कदम कदम पर साथ दिया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि पत्रकार के इस प्रश्न का वह क्या जवाब दे। वह हर बुद्धि सा उसकी तरफ देख रहा था। लाचारी से उसने एक बार नूतन की तरफ देखा था कि प्रकाश नारायण सर की तरफ। उसकी झिझक देखकर जवाब सर ने ही दिया। इसकी कड़ी मेहनत, तेज दिमाग और पढ़ने में इसकी रुचि ने ही इस मुकाम तक पहुंचाया है मिस्टर पांडे, यानी शार्प माइंड, परसिवेरेंस एंड इंटरेस्ट। नूतन प्रभात के सीनियर पत्रकार मिस्टर रितेश पांडे जी ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तक विष्णु भी संभल गया था। उसने भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उसने झिझकते हुए पत्रकार से कहा, पत्रकार साहब, ये सब सर की मेहरबानी का ही परिणाम है। उन्होंने बहुत ही मेहनत से हम सबको पढ़ाया है। ये सुनकर प्रकाश नारायण सर आनंद विभोर हो गए। उनका सीना जैसे गर्व से फूला कर देना हो गया।
पत्रकार ने प्रकाश नारायण जी की तरफ देखा। प्रकाश नारायण सर बोले, अध्यापक का काम ही है मेहनत और लगन से अपने छात्र को पढ़ाना है, उसके भविष्य का निर्माण करना है। लेकिन हर छात्र तो टॉप नहीं करता है। मैथ्स में 100 में 100 नंबर क्या सभी छात्रों के आते हैं? क्या इससे पहले भी आपने कभी ऐसी बात सुनी है? मैं ही इस कॉलेज में इतने सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, ऐसा करिश्मा तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये इस छात्र की अपनी मेहनत व दिमाग का परिणाम है। हाँ, इसे उचित गाइडेंस जरूर दी है। इसकी प्रतिभा को निखारने में कोई कमी नहीं रखी है। हीरा तराशने से ही तो चमकता है। धूल के गीत में छिपा रहे तो उसे कौन पूछता है? मेरा तो काम ही है छात्रों का जीवन संवारना है, पर भगवान ने भी इसको बिल्कुल अलग ही दिमाग दिया है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है मिस्टर पांडे। बिल्कुल ठीक कह रहे सर आपने। सचमुच गणित में 100 में 100 नंबर इसके पहले भी कभी किसी के आए हो, ये बात तो मेरी भी जानकारी में नहीं है। मैं भी 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। ये कहकर नूतन प्रभात के सीनियर पत्रकार मिस्टर रितेश पांडे ने अपनी डायरी में कुछ नोट किया। फिर वो बोले, अच्छा तो अब आप 1-2 फोटो भी हो जाए मिस्टर विष्णु, और सर आपकी भी। मेरी क्यों? सर के लिए भी शायद वह पहला खास मौका था जब उनकी फोटो इतने बड़े अखबार में फ्रंट पृष्ठ पर छपने जा रही थी, जब किसी छात्र ने उन्हें इस तरह गौरवान्वित किया था। वाह, वेदों में भी कहा गया है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी पहले है। फिर आपने तो विष्णु जैसे रत्नों को तराशा है। आपकी फोटो तो होनी ही चाहिए सर, रितेश जी ने कहा। इसके बाद विष्णु का फोटो अखबारों में छपा। हेडिंग थी, विष्णु कुमार जिले का टॉपर। लोग ये सब राह चलते हुए कहते, देखो वह जा रहा है अपने जिले का टॉपर। इसने तो कमाल ही कर दिया साहेब। गणित में 100 में 100 नंबर आज तक इस रोशनपुर में किसी के आए हैं भला? सचमुच विष्णु ने तो कमाल ही कर दिया था। उसने एक ऐसा इतिहास रच दिया था जो इससे पहले रोशनपुर में कभी नहीं लिखा गया था। ईश्वरीय प्रतिभा का जीवंत उदाहरण था वह। उनके इस कॉलेज का भी कोई लड़का जिला टॉप करेगा, इसकी तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सारे रोशनपुर में विष्णु की बहुत इज्जत होगी। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को विष्णु जैसा ही बनने को कहता, पर क्या सभी लोग विष्णु जैसा बन पाते? सचमुच विष्णु जैसा आदमी तो इस रोशनपुर की धरती पर एक लौता ही पैदा हुआ था। तभी तो आज इतने दिनों बाद मुझे उसकी कहानी लिखनी पड़ी। गर्मी की छुट्टियां समाप्त होते ही फिर से कॉलेज खुले। ट्यूशन खोर अध्यापकों का धंधा फिर से पूरे जोर शोर से शुरू हो गया। प्रभु दयाल जी भी पूरी ताकत से इसका विरोध करने में जुट गए। रोशनपुर के छात्र छात्राएं भी इस आंदोलन को लेकर बहुत उत्साहित थे। उनके लिए ये एक नया अनुभव था। छात्र राजनीति में ये एक सकारात्मक चिंगारी प्रस्तुत हो चुकी थी। दयानंद इंटर कॉलेज से फूटी ये जागरूकता की चिंगारी अब गर्ल्स इंटर कॉलेज से लेकर सरस्वती डिग्री कॉलेज तक फैल चुकी थी। हर एक छात्र छात्रा अपने अधिकार को समझ चुका था और अब वह अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। सारे रोशनपुर में इस अभियान की चर्चा थी। जिससे देखो वह इसी के बारे में बात कर रहा था। अभिभावक भी इसे जोर शोर से हिस्सा ले रहे थे। उनके लिए ये बड़ी खुशी की बात थी। आशुतोष ने एक दिन कहा भी, बाबूजी आप क्यों बेकार परेशान होते हैं? अध्यापकों में यदि ट्यूशन पढ़ा कर धन कमाने की लालसा है तो उन्हें पढ़ा दीजिए ना। सभी तो आजकल मनी माइंडेड है। फिर अध्यापकों का वेतन ही कितना मिलता है? इतने कम वेतन से उनका गुजारा भी तो नहीं होता होगा। तो मैं कब उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना करता हूँ? मैं जरूर पढ़ाए ट्यूशन, पर केवल उन्हें जो बच्चे स्वेच्छाएं से पढ़ना चाहे। लेकिन ये लोग तो बच्चों को प्रैक्टिकल में नंबर कम देने की धमकी देकर ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। आशुतोष बोला, बाबूजी भ्रष्टाचार तो आजकल हर डिपार्टमेंट में है, कल भी था और हमेशा रहेगा। आप किस किस को देखने जाएंगे? आजकल तो सही काम करवाने के भी ऑफिसों में पैसे देने पड़ते हैं।
अभी आपको राशन कार्ड बनवाना पड़े तो आपको सप्लाई ऑफिस के दसियों चक्कर काटने पड़ेंगे, पर अगर आप कुछ पैसे क्लर्क के हाथ में रख दे तो तुरंत ही आपका काम हो जाएगा। कोई आपके घर चेकिंग करने भी नहीं आएगा कि कितने सदस्य है। बस यही बात तो हम सभी लोग सोच बैठे हैं, इसीलिए तो इतना करप्शन बढ़ता जा रहा है। हमारा देश पतन की ओर अग्रसर है और हम लोग आंखें मूंद बैठे रहते हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। हमारे पूज्य नेताओं ने आजाद भारत को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखे थे। महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा था, परंतु क्या हुआ इस देश का? आज सब लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, तब तो देश गर्त में जाएगा ही। आशुतोष बेचारा चुप हो गया। आखिरकार क्या बोले वह? इस भ्रष्ट समाज में बाबूजी जैसे कितने लोग होंगे जो देश के हित के लिए सोचते होंगे। किसको इन बच्चों के चरित्र निर्माण को लेकर माथापच्ची करने की जरूरत है? पेंशनर होकर आदमी आराम करता है, चैन से दाल रोटी खाता है, सोचता है कि चलो बहुत मेहनत कर चुके, अब बुढ़ापे के दिन पेंशन के सहारे आराम से काटेंगे। मगर बाबूजी आज और भी अधिक मेहनत करते हैं। घर घर जाकर कहते फिरते हैं, अरे साहेब, आपका बच्चा तो आर्ट साइड का है, फिर आप उसको ट्यूशन क्यों पढ़वा रहे हैं? उनकी बात सुनकर हर एक आदमी अपना अपना रोने लगता है। वे सबके बात बड़े धैर्य से सुनते हैं। किसी किसी से कहते हैं, अरे तो क्या हुआ, जो आपका बेटा अंग्रेजी में कमजोर है, आप उसे मेरे पास भेजिए, पढ़ने का कोई ट्यूशन चार्ज नहीं लूंगा। मुझे विद्या कोई बेचनी थोड़ी है, ये तो वह धन है जो जितना भी खर्च करो उतना ही बढ़ता है। देखिएगा, ऐसी अंग्रेजी पढ़ाऊंगा कि उसके अंग्रेजी में ही सबसे अधिक नंबर आएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरी बहू प्रभा पढ़ा दिया करेगी। वाह, प्रभा भी तो बाबूजी के रंग में रंग गई है। उसे भी समाज को सुधारने की धुन लग गई है। उस दिन बाजार में प्रकाश नारायण मिल गए, कुछ सब्जी वगैरह खरीद रहे थे। उसे देखते ही बोले, अरे आशुतोष बाबू, यह आपके बाबूजी को अचानक क्या हो गया है? उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक रहती है? क्यों, क्या हो गया उन्हें? अच्छे भले तो है। पलटकर आशुतोष बाबू ने उनसे ही पूछ लिया, अरे वह बात नहीं है, वे भी किन बेकारों की बातों को तुल दे रहे हैं आजकल। क्यों हम गरीब अध्यापकों के पेट पर लात मारते पर तुले हैं आपके बापूजी? वाह, वे भला क्यों आपके पेट पर लात मारेंगे? उन्हें भला आपसे क्या दुश्मनी है? टमाटर छाटते हुए वो बोले, यही तो मैं भी कह रहा हूँ आशुतोष बाबू कि वे तो बहुत ही व्यवहार कुशल इंसान है, पर इधर अचानक उन्हें न जाने क्या हो गया है कि बिना मतलब ही लड़कों से कहते फिर रहे हैं कि ट्यूशन मत पढ़ो। ट्यूशन पढ़ाकर टीचर तुम लोगों का शोषण कर रहे हैं। तभी मैंने पूछा कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आपकी दया से स्वस्थ है। तो फिर ये सब अनगल बातें क्यों कहते फिरते हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं। इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही क्या है प्रकाश जी? आप लोग भी तो बिना बात में ही बेचारे छात्रों का शोषण कर रहे हैं। वाह, बिना ट्यूशन के वे पास कैसे हो गए? देखो विष्णु को जिले भर में टॉप किया है उसने। मैंने ही उसे ट्यूशन दी थी, मैंने ही उस हीरे को तराशा है। आशुतोष बाबू बोले, लेकिन आपके पढ़ाए हुए कुछ लड़के तो फेल हो गए हैं। प्रकाश बाबू, उन्हें भी तो आपने ही तराशा था। और लड़कों की बात छोड़िए आशुतोष बाबू, वे भी कहीं पढ़ने वाले लड़के थे। किसी के दिमाग में जबरदस्ती तो कुछ ठूसा नहीं जा सकता है। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि पढ़ाने वाले लड़के तो बिना ट्यूशन के भी पास हो सकते हैं। क्लास में आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाते। आशुतोष बाबू के व्यंग से तिल मिल कर रह गए प्रकाश नारायण। बोले, विष्णु की तरह आज तक रोशनपुर के किसी लड़के ने जिले में टॉप किया है? प्रदेश भर में उसकी तीसरी पोजीशन है। आपके बाबूजी के पढ़ाए किसी लड़के के अंग्रेजी में कभी क्या इतने नंबर आए हैं? अरे कभी नहीं।
ये सब आप ही की मेहरबानी है। आपकी सारी लड़कियां तो अवश्य इंटर में टॉप करेगी। प्रकाश जी, आखिर होनहार बाप की बेटियां है ना। ये किस आदमी के मुंह लग गए थे प्रकाश नारायण? आखिरकार है तो उसी सन के बुढ़े का भतीजा। आज सुबह सुबह ही उनका सारा मूड खराब हो गया। उन्होंने तो सोचा था कि आशुतोष आजकल का लड़का है, आजकल का चलन समझता होगा, जाकर अपने ताऊजी को समझाएगा, पर जैसे प्रभु दयाल वैसा ही उनका भतीजा निकला। फिर भी चलते चलते बोले, आशुतोष बाबू, मैं तो प्रभु दयाल जी के भले के लिए कह रहा हूँ। आपके बाबूजी इस तरह से ट्यूशन पढ़ाने का विरोध न करें। सब के सब अध्यापक उनके दुश्मन हो जाएंगे। रुपयों की जरूरत आजकल किससे नहीं होती। महंगाई तो देख रही है आप, कैसे आसमान छू रही है। इस महंगाई के जमाने में 3 बेटियों की शादी कराना कितना कठिन काम है, यही तो मैं ही जानता हूँ। आपके बाबूजी की कोई संतान होती तो उन्हें मालूम पड़ता। आशुतोष बाबू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रकाश नारायण सर ने फिर कहा, सुना है आपकी वाइफ भी आजकल इस अभियान से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कितने दिन में मुफ्त में ट्यूशन पढ़ा लेगी? हम लोगों की ट्यूशन काटने के लिए ये सब चालबाजी अच्छी नहीं है आशुतोष बाबू। आशुतोष बाबू ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वे बेमतलब ही बात बढ़ाना नहीं चाहते थे। सदा ही विष्णु का गुणगान करने वाला प्रकाश नारायण, ये विष्णु तो उनका अघोषित दामाद ही था। ये बात रोशनपुर में कौन नहीं जानता था। बिन बाप के लड़के को खूब उन्हें अपनी चुंगल में फंस रखा था। अपनी लड़की को भी उसे फुसलाने की खुली छूट दे रखी थी। घर का सारा कामकाज भी अब उसी के जिम्मे कर रखा था। बाजार से वही सौदा सुलग लाता था। वही बेचारा चक्की से हर सप्ताह गेहूं पिसवाकर उनके यहाँ रख आता था। राशन की दुकान से भी तो सारा सामान यही विष्णु लेकर आता था। यही सब कुछ सोचते हुए आशुतोष बाबू का मन घृणा से भर उठा था। उसी दिन उन्होंने बाबूजी से ये बात कही। आपको कुछ मालूम है भी बाबूजी, आपके कितने सारे विरोधी इस रोशनपुर में तैयार हो रहे हैं। बाबूजी बोले, अरे ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। वाह, तुमने तो आज बहुत अच्छी खबर सुनाई आशुतोष। अच्छी बात? सुनकर आशुतोष बाबू को जरा आश्चर्य हुआ। इस बात का मतलब शायद तुझे नहीं मालूम है आशुतोष। नहीं तो बाबूजी, इस बात का भी तो भला कोई विशेष मतलब है। आशुतोष को बाबूजी की बात सुनकर हैरानी हो रही थी। हाँ है, क्यों नहीं। किसी बड़े लेखक ने कहा है कि तुम्हारे जितने अधिक विरोधी बढ़ते जाए, समझ लो तुम उतने ही अधिक ताकतवर होते जा रहे हैं। कमजोर लोगों का तो इस दुनिया में कोई भी विरोध नहीं करता। उनका तो कोई विरोधी होता ही नहीं है। उनसे तो लोग जबरदस्ती अपनी बात मनवा ही लेते हैं। वाह, बिल्कुल ठीक बात कही ये है। महान लेखक की महान बात ये है। अफसोस कि उस दिन बाबूजी उस लेखक का नाम नहीं बता पाए। नाम उनके दिमाग से उतर गया था। विवेकानंद जी ने भी तो एक दिन एक बड़े मार्ग की बात कही थी कि तुम्हारा अहित एक दिन वही आदमी करेगा जिसकी कभी तुमने भलाई की होगी। दूसरे लोगों को तुमसे मतलब ही क्या है। बाबूजी सचमुच दिनों दिन ताकतवर होते जा रहे थे। वह शारीरिक रूप से कमजोर पर मानसिक रूप से और भी अधिक दृढ़ होते जा रहे थे। गांधी जी भी तो शरीर से दुबले पतले ही थे, पर उनकी इच्छा शक्ति इस्पात की तरह दृढ़ थी। तभी तो उन्होंने अंग्रेजों के लिए सीधा साधा फरमान जारी कर दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब हम लोग तुमको और सहन नहीं करेंगे। और फिर एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर हमेशा के लिए वापस इंग्लैंड लौट जाना पड़ा था। प्रभु दयाल सर फिर से कॉलेज में नियमित जाकर हिंदी और अंग्रेजी के पीरियड लेने लगे। जो कमजोर या निर्धन छात्र थे उन्हें अपने घर पर निःशुल्क ट्यूशन भी पढ़ाने लगे। फिर भी डरा धमका कर अन्य अध्यापक छात्रों को अपने यहाँ ट्यूशन पढ़ने को विवश कर ही देते थे। ये देखकर प्रभु दयाल ने अपना विरोध और तेज कर दिया था। उन्होंने नारा दिया,
बंद करो, अब बंद करो, ये ट्यूशनबाजी बंद करो। उन्होंने उच्च शिक्षा अधिकारी से ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापकों की शिकायत कर दी। रोशनपुर के लोगों से भी अपील की कि वह इस पावन कार्य में उन्हें अधिक से अधिक सहयोग दे। उन्हें सबको विश्वास दिलाया कि किसी भी छात्र को महज ट्यूशन न पढ़ने के कारण फेल नहीं होने दिया जाएगा। शक होने पर प्रिंसिपल साहब खुद उसकी कापियां दोबारा जांचेंगे। लोगों पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा था। धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ने वाले छात्रों की संख्या घट रही थी। कमलेश जी की निरंतर चेतावनी एवं सख्ती के कारण अब सब अध्यापक अपनी अपनी कक्षा में ठीक से पढ़ाने लगे थे। जिस दिन कोई अध्यापक क्लास में न पढ़ाकर धूप में कुर्सी डालकर आराम करता या गप मारता दिखता, लड़के ऑफिस में प्रिंसिपल साहब से शिकायत करने पहुंच जाते थे। कमलेश जी भी तुरंत ही चपरासी भेजकर उस अध्यापक को तलब कर लेते और उसे सख्ती से अपने क्लास में जाने के लिए कहते। अध्यापकों को ये बात बहुत खलती। एक कम उम्र लड़का उन पर अपना हुक्म चला रहा है, पर इस सब के पीछे किसका हाथ है वे ये बात भी भली भांति जानते थे। फिर वो ये भी जानते थे कि कमलेश की पहुंच कितनी दूर तक है। उसके खिलाफ विरोध करके वे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, खुद ही अपने ही हाथ चला बैठेंगे। इसीलिए बेचारे दिल महसूस कर रह जाते। उस समय तक रोशनपुर में लड़कों के लिए एक भी डिग्री कॉलेज ऐसा नहीं था जिसमें साइंस की पढ़ाई होती है। इसीलिए विष्णु को बीएससी करने के लिए महानगर जाना पड़ा था। प्रकाश नारायण सर ने ही शहर के अच्छे डिग्री कॉलेज से उसके लिए एडमिशन फॉर्म मंगवाया था। उसका एडमिशन करवाने के लिए वो खुद ही उसके साथ महानगर गए थे। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा था, अपने जिले के टॉपर को आपके कॉलेज में डाल रहा हूँ सर, इसकी प्रदेश भर में तीसरी पोजीशन है, ये आपके कॉलेज का भी नाम रोशन करेगा। प्रिंसिपल साहब बोले, हाँ अखबार में मैंने इसकी फोटो छपी थी। भला क्या नाम है इसका? विष्णु। हाँ, अब मुझे ठीक ठाक याद आया। इंटर में तो इस लड़के के गणित में 100 में 100 नंबर थे। मुझे तो यकीन है कि यह बीएससी में भी जिला टॉप करेगा। जरूर। ब्रिलियंट लड़के तो हर जगह ही चमकते हैं। हीरा क्या कभी अपनी चमक खोता है सर? उस टॉपर लड़के को प्रिंसिपल साहब ने कई तरह की सहूलियतें दी। हॉस्टल में कमरा दिया, लाइब्रेरी से अधिक किताब ले जाने की सुविधा दी। ये लड़का अगर उनके कॉलेज में बीएससी करते हुए भी टॉप करे तो कितना अच्छा हो। सब लोग कहेंगे एसपीएस डिग्री कॉलेज के लड़के ने जिला टॉप किया है। इससे अनेक कॉलेज का कितना नाम होगा, उनका सिर भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा। एसपीएस डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन उन्होंने एकांत में विष्णु को अपने ऑफिस में बुलाकर समझाया, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना, बीएससी में भी तुम्हें टॉप करना है। और देखो कहीं कॉलेज की गंदी राजनीति में पड़ मत जाना। ये तो कॉलेज के लफंगों लड़कों का पेशा है, चुनाव लड़ना और नेतागिरी करना, टीचरों पर रोब गांठना और पब्लिक से चंदा मांगकर उन्हें परेशान करना। स्कूल कॉलेज को तो सरस्वती के मंदिर होते हैं, यहाँ नेतागिरी का क्या काम? यही तो अवारद छत्रों का काम है। तुम जैसे मेधावी लड़कों के लिए तो बस पढ़ाई ही सर्वोपरि है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना विष्णु बेटा, तभी तुम कुछ बन सकोगे, तभी इस कॉलेज और देश का नाम कर सकोगे। मुझे तुमसे बहुत आशा है बेटा। तुम्हारा गुरु तुम्हें मुझे सौंप कर गए हैं, उनका मान रखना। विष्णु बोला, सर आप निश्चिंत रहिए, कॉलेज की राजनीति में मेरी भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सब तो खुद मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो यहाँ रहकर अपने रोशनपुर का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ सर। मुझे पढ़ने लिखने के लिए मेरी माँ को दिन रात दूसरों के यहाँ कामकाज करना पड़ता है। अगर प्रकाश नारायण सर मेरी मदद नहीं करते तो मैं कभी भी कॉलेज तक नहीं पहुँच पाता। मैं आप लोगों का सिर कभी नहीं झुकने दूंगा सर। मैं आपका सबका बहुत कृतज्ञ हूँ। प्रिंसिपल साहब उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसके लिए सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया, बेटा
मुझे तुमसे यही आशा थी। मुझे विश्वास है कि तुम बीएसपी में भी चिल्ला टॉप करोगे, इस एसपीएस कॉलेज का नाम रोशन करोगे और देखना एक दिन तुम इस देश का नाम भी रोशन करोगे। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें है बेटा। अपने ऊपर प्रिंसिपल सर का विश्वास देकर विष्णु डर सा जाता। वही बड़ी श्रद्धा से झुककर उनके चरण स्पर्श करता, कहता, आशीर्वाद दीजिए सर कि कभी गुरुजनों का मुझ पर से विश्वास डिगने न पाए। यहाँ तक भी मैं अपने गुरुजनों की कृपा से ही पहुँचा हूँ। प्रकाश नारायण सर ने मेरे लिए क्या नहीं किया है। मैं क्या कभी उनके उपकारों से ऋण हो पाऊंगा? मैं तो मरकर भी उनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। यहाँ तो आप ही मेरे अभिभावक है सर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। एक दिन इस देश का नाम रोशन करो। तुम्हारा सदैव कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। उसको गले से लगाते हुए प्रिंसिपल साहब गदगद हो जाते हैं। उस दिन इतना सब कहने के लिए ही खास तौर से उन्होंने विष्णु को अपने ऑफिस में बुलाया था। कॉलेज में चुनाव का माहौल गरमाने लगा था, इसीलिए सर ने सोचा था कि छोटे से शहर से आया ये मेघावी लड़का इन खुराफाती छत्रों की साजिश का शिकार न हो जाए, इन लोगों के साथ घूम घूम कर कहीं गलत रास्ता न पकड़ ले। रोशनपुर में न तो लड़कों का कोई डिग्री कॉलेज है और न ही छात्रों की ये गंदी राजनीति। उसी छोटे शहर में ये बेचारा गरीब लड़का आया है जिसने इंटर की परीक्षा में अपने जिले में टॉप किया है। कहीं यहाँ आकर इससे भी इलेक्शन की हवा न लग जाए। यहाँ के लोफर छात्र कहीं इससे भी शराब, सिगरेट और जुए की लत न लगा दे, कहीं इसको भी चुनाव लड़ने के लिए न उकसाने लगे। यही सब बातें सोचकर उन्होंने एक बार उसे आगाह कर देने की उचित समझा था। विष्णु बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। मैं आप लोगों के विश्वास को कभी भी ठेस नहीं लगने दूंगा। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, लेकिन इस संसार में इंसान जो कुछ भी सोचता है ठीक सब कुछ वैसा ही तो नहीं होता है, या जो वह हमेशा कहता है ठीक वही करता भी है, या पतन के रास्ते पर जाने से कोई किसी को रोक पाया है। प्रकाश नारायण जी ने जो कुछ भी सोच रखा था, क्या अंत में वही सब कुछ हुआ? क्या जिंदगी सचमुच एक सोचे समझे सीधे रास्ते पर चलती है? विष्णु एक छोटे से शहर का लड़का था। बेचारे के पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माँ दूसरों के घरों में दिन रात काम करके किसी तरह अपनी और उसकी परवरिश कर रही थी। बेचारी गरीब माँ ने सोचा था कि एक दिन जब उसका विष्णु पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो वह भी उसके सहारे 2-4 दिन सुख काट लेगी। लेकिन विष्णु एक दिन इतना भी बदल जाएगा, तब ये बात किसे मालूम थी। मैं आज उसी विष्णु की कहानी लिखने बैठा हूँ। दीपक ने ही बिट्टू बुआ के कमरे में बैठे बैठे उस दिन सारी कहानी सिलसिलेवार सुनाई थी। उस दिन बहुत सुबह सुबह ही जब विष्णु प्रकाश नारायण सर के साथ तैयार होकर महानगर को प्रस्थान करने वाला था कि उसी समय आग का इशारा करके नूतन ने उसे अपने पास बुला लिया था। विष्णु उससे दूर महानगर जा रहा था, इसीलिए वह बेहद उदास थी। विष्णु बोला, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा तो एकदम से पीला पड़ गया है नूतन। तुम क्या अंदर के कमरे में बैठी बैठी रो रही थी? लेकिन नूतन ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया। आंखों में आए आंसू किसी तरह जब्त करके वह बोली, वहाँ जाकर पत्र तो लिखोगे ने? चाहते ही मुझे भूल तो नहीं जाओगे ने विष्णु? विष्णु उसकी मनोदशा समझ रहा था। वह खुद ही उससे दूर रहने के एहसास से व्यथित था। उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रही हो नूतन? मैं क्या हमेशा के लिए जा रहा हूँ? पढ़ लिख कर इंसान बन सकूं इसीलिए तो जा रहा हूँ। सर की भी तो यही इच्छा है। अच्छी नौकरी होगी तभी तो मैं तुम्हें सम्मान के साथ रख सकूंगा। देखना एक दिन तुम्हारे लायक बनकर ही लौटूंगा। लेकिन नूतन की आंखों से लगातार आंसू निकलकर उसके गलों से भीगा रहे थे। वह इस समय बहुत ही अन्यमनस्क सी हो रही थी। उसे इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह अजीब सी बेचैनी अनुभव कर रही थी। विष्णु महानगर चला जाएगा तो उसका एक एक दिन कैसे कटेगा? उसे एक दिन देखे बिना अब तो उसे चैन ही नहीं आता था। ये तुम क्या कर रहे हो नूतन? इससे मैं जा पाऊंगा? मैंने तुम्हें अपना सर्वोच्च मान लिया है। विष्णु देखो, मुझे कभी धोखा मत देना। सुनकर हतप्रत रह गया विष्णु। नूतन को अपनी तरफ खींचकर बोला,
ऐसा क्यों कहती हो? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम्हारे बिना मैं ही कैसे रह पाऊंगा? नूतन, तुम क्या जानो, और अगर तुम यूं ही रहोगी तो मैं जाऊंगा ही नहीं। चलो, नहीं जाता, अब तो खुश। कहता कहता विष्णु वही पूरी बेफिक्री से उसका हाथ थमकर बैठ गया, जैसे महानगर जाने का कार्यक्रम उसने सचमुच ही स्थगित कर दिया हो। नहीं नहीं, तुम्हारे न जाने से भी कैसे चलेगा विष्णु? सचमुच मैं भी कैसी पागल हूँ, जाते समय अपशुगन कर रही हूँ। जाओ विष्णु, लेकिन अपने शब्द याद रखना, हर सप्ताह पत्र लिखना। मैं यहाँ पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। तो तुम पहले जरा मुस्कुरा तो दो। शहर से कुछ बनकर लौटना विष्णु, मैं तुम्हारा अंत तक इंतजार करूंगी। नूतन मुस्कुरा की कोशिश करते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं जरूर एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगा नूतन। उस दिन तुम्हें मुझ पर अभिमान होगा नूतन। मेरी जिंदगी हमेशा ही ऐसी नहीं रहेगी और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी विष्णु। सच? हाँ विष्णु, सचमुच। हाँ सचमुच विष्णु। विष्णु ने उसे खींचकर अपने से सटा लिया। दोनों के होठ आपस में मिल गए। उनके दिल भावावेश में जोरों से धड़क रहे थे। दोनों जन्म जन्मांतर तक यूं ही एक दूसरे से सिमट रहना चाहते थे। यही सुख उनकी कल्पना से भी अधिक आनंददायक था। प्रकाश नारायण सर बाहर खड़े थे। बाहर खड़े खड़े वे सोच रहे थे, एक दिन तो इन दोनों को एक होना ही है। बात कर देने में अर्जी क्या है? पर अभी तक उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा था। पर दोनों नासमझ तो नहीं थे। इतना तो समझ ही रहे थे कि एक दिन उन्हें पति पत्नी बनना है। इसीलिए तो आज नूतन को विष्णु के लिए इतनी चिंता हो रही थी। उसका अपने से दूर जाना उसे अखर रहा था। यूं ही विष्णु के सीने से लगे लगे नूतन बोले, मेरे मुस्कुरा कर विदा करने से क्या तुम खूब खुश रहोगे विष्णु? मुझे हमेशा याद रखोगे? हाँ, तुमको हंसता हुआ देखकर जाऊंगा तो मुझको बहुत सुकून मिलेगा। मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचूंगा तो तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मेरी आंखों के सामने आएगा। सुनकर नूतन वाकई मुस्कुरा दी। उसे आज एहसास हुआ कि सचमुच विष्णु भी उसे बहुत प्यार करता है। उसके बिना रह नहीं सकता। मन में ये अफसोस होते ही उसका चेहरा क्षण भर में ही कुंदन सा चमक उठा। वह न जाने क्यों लज्जा गई। तभी प्रकाश नारायण सर ने बाहर से आवाज लगाई, चलो विष्णु बेटा, अब अधिक देर मत करो, ट्रेन का समय हो गया है। नूतन भी बोले, हाँ हाँ, अब तुम जाओ। देखो पिताजी बाहर आवाज लगा रहे, कहीं तुम्हारी ट्रेन वाकई में ही न छूट जाए। शंकर बोला, छूट जाए तो अच्छा ही है। एक दिन से लिए महानगर जाना और टल जाएगा तो इससे क्या होगा? एक दिन तुम और मेरी नजरों के सामने रहोगी। सुनकर नूतन जरा लज्जा गई। बोली, न बाबा, अब जाओ तुम। मैं यहाँ तुम्हारा लौट आने का इंतजार करूंगी। आज से मैं हर सोमवार को तुम्हारे लिए व्रत रखा करूंगी। वह क्यों? सुनकर विष्णु को बड़ी हैरानी हुई। जिससे तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनो। और क्या नूतन? और मेरे पास ही वापस लौटो। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। क्यों नहीं? उससे जो भी सच्चे मन से मांगो वो अवश्य देते हैं। फिर तुम तो इतने प्रतिभाशाली हो, एक न एक दिन जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे। इतनी सुबह सुबह 5 बजे के एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर वो दोनों महानगर के लिए रवाना हुए थे। विष्णु पहली बार महानगर आया था। उस नगर की विशाल सड़कों से उसकी पहली बार देखा था। महानगर की बहुमंजिल इमारत को वह ठगा सा देख रहा था। बस, कारों, स्कूटरों की लाइनें, हजारों आदमियों की भीड़। मशीन की तरफ भागते लोग या उसके रोशनपुर की तरह कुछ भी चुस्त रफ्तार में नहीं था। कैसा रहेगा वह इस महानगर में? मन ही मन यही सोच रहा था। उसका ये भोला प्रश्न सुनकर प्रकाश नारायण सर उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिए थे। बोले, परेशान क्यों हो रहे हो? ये लाखों लोग जिस तरह से यहाँ रहते हैं वैसे ही तुम भी रहोगे। ये सब तुम पहली बार देख रहे हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है विष्णु। देखना, एक दिन तुम्हें इसी शहर की आदत पड़ जाएगी। यही की आबोहवा में तुम ढल जाओगे। महानगर का SPS डिग्री कॉलेज भी अपने आप में एक ही था। शानदार 2 मंजिले इमारत थी इसकी। इसी शानदार कॉलेज में पढ़ेगा वह। यही सोच सोच कर उसका मन पुलकित हो रहा था। प्रकाश नारायण सर ने उससे कहा, यह इस महानगर का सबसे अच्छा और महंगा कॉलेज है विष्णु। इस कॉलेज में पढ़ने के लोग सपने संजोए करते हैं। इसी कॉलेज में एक दिन मैंने भी
एसएसपी किया था। इसकी लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं, तुम खुद मन लगाकर पढ़ना विष्णु। कहते कहते वह प्रिंसिपल ऑफिस तक जा पहुंचे। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जाकर उन्होंने देखा कि किसी एस.सी. गुप्ता के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। इतने दिनों में कॉलेज के प्रिंसिपल बदल गए थे। पहले यहाँ के प्रिंसिपल आर.के. सिन्हा हुआ करते थे। उन्हें एसएसपी किए हुए भी तो जमाना बीत गया है। यही सब सोचकर वह मग्न भाव से मुस्कुराने लगे। कॉलेज के विशाल प्रांगण में दासियों लड़के लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहने आपस में बातचीत कर रहे थे। उस समय विष्णु को अपने कपड़े एकाएक बहुत ही भद्दे लगने लगे थे। अब तक किस तरह का फैशन चल चुका था, ये उसे अभी कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला था। बेचारा बिना बाप का लड़का था। किसी तरह माँ दूसरों को कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। वह खुद भी ट्यूशन कर करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला था। उसे भला पढ़ाई के अलावा इन सब बातों के लिए सोचने की फुर्सत ही कब मिलती थी। इतने सालों बाद मुझे रोशनपुर के बाशिंदों को लेकर भी एक उपन्यास लिखना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दरअसल मैंने एक प्रकाशक मित्र मुझसे लगातार उपन्यास लिखने का अनुग्रह कर रहे थे, पर उपन्यास लिख सकूं इतना समय ही मेरे पास कहाँ था। उपन्यास लिखने में मैं कई तरह की समस्या और जिम्मेदारियां रहती है, ये बात मैं बखूबी जानता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें टाल रहा था। ठीक उसी समय मुझे शंकर का पत्र मिला कि उसके बेटे की शादी है, जरूर आना। मैंने भी सोचा कि चलो इतने दिनों बाद आज रोशनपुर जाने का सही मौका मिला है तो एक बार हो ही आओ। पुराने दोस्तों से मिलने का मन भी था, पर वहाँ जाकर इतना कुछ जानने को मिलेगा किसे मालूम था। आज सोचता हूँ कि अगर उस दिन शंकर के बुलाने पर मैं रोशनपुर न गया होता तो क्या मैं ये उपन्यास लिख पाता। सारी कहानी मैंने अपने बचपन के मित्र दीपक के मुंह से ही सुनी थी। उन्हीं मिट्टी बुआ के कमरे में बैठकर, जिससे बचपन में मैंने न जाने कितनी कहानियां सुनी थी। नूतन की जिंदगी इस तरह भी करवट ले सकती थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं जब भी कभी रोशनपुर की अनित्य सुंदरी के बारे में सोचता तो यही कल्पना करता कि वह विष्णु के साथ शादी करके किसी बड़े से शहर में खुशहाल जीवन काट रही होगी। अब तक शायद विष्णु किसी शहर का डीएम होगा या फिर किसी अन्य उच्च पद पर विराजमान होगा, पर नूतन के पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं मौजूद होगी। वाह, जीवन में जो चाहे वही मिल जाए तब जिंदगी कितनी सुखद हो जाती है। विष्णु ने अपने जीवन में बहुत दुख सहे थे, चलो अब वह एक खुशहाल जीवन काट रहा होगा, ये सोचकर मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन सच तो यही है कि जिंदगी वह नहीं जो हम कल्पना करते। जिंदगी तो एक सच्चा है, इसीलिए यह कहानी तो मुझे शुरू से ही सुनानी पड़ेगी। यही कहानी सुनाने का नियम भी है, पर इतने साल में रोशनपुर से बाहर था न, इसीलिए इस बीच क्या क्या घट गया था मुझे मालूम ही नहीं था। तभी तो सारी कहानी में दीपक के मुंह से सुनकर अवाक रह गया था। प्रकाश नारायण सर ने विष्णु के लिए क्या कुछ नहीं किया था, ये बात सारा रोशनपुर जानता था। सर ने खुद ही एक दिन उसे अपने साथ ले जाकर महानगर के सबसे अच्छे एसपीएस डिग्री कॉलेज में उसका एडमिशन कराया था। किताबें कापियां खरीद कर दी थी, 2 जोड़ी अच्छे कपड़े भी सिलवा दिए थे। कपड़े लत्ते ले जाने के लिए एक अच्छा सा सूटकेस भी खरीद दिया था। सोचा था कि वह पहली बार इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, उसे किसी बात को लेकर डिप्रेशन न हो, उसके मन में अपनी गरीबी को लेकर किसी तरह की हीन भावना न उत्पन्न पे। कॉलेज के और लड़के उसके रहन सहन का मजाक न उड़ाए। ये बात हम सब लोग जानते थे कि विष्णु बहुत ही गरीब घर का लड़का है। उसकी माँ दिन रात दूसरों का काम करके किसी तरह से घर का खर्च चलाती है। विष्णु को इतनी महंगी शिक्षा दिलवाना उनके बस की बात ही नहीं थी। पढ़ाई लिखाई के लिए सारे पैसे प्रकाश नारायण सर को ही भेजने पड़ते थे। कभी कभी विष्णु का अचानक पत्र आ जाता, सर 50 रुपयों की बहुत जरूरत पड़ गई, कृपा करके जल्दी भेज दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उस दिन प्रकाश नारायण सर डाक खाने में जाकर उसे 50 रुपयों की मनी ऑर्डर करते। लड़का बेचारा परदेश में पड़ा है, न जाने क्या जरूरत आन पड़ी है, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया हो। परदेश में किससे रुपया मांगता फिरेगा, ये रहता तो खुद भी ट्यूशन पढ़ा कर जैसे तैसे अपना खर्चा चला लेता, पर परदेश में उसके पास रुपए कमाने का कोई साधन भी तो नहीं था।
दरअसल प्रकाश नारायण सर ने ही विष्णु को शहर में ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया था। विष्णु ट्यूशन पढ़ाने में अपना कीमती समय बर्बाद करे, उन्हें गवाहना नहीं था। वो तो चाहते थे कि विष्णु बीएसपी में भी इंटर की तरह जिला टॉप करे। वह अपना सारा समय और मेहनत अपनी पढ़ाई कर ही लगाए। विष्णु थोड़ा हिचकाते हो गया, लेकिन सर मैं अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा तो कॉलेज की फीस कैसे भरूंगा? माँ तो घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चला पाती है। अब तो वो बेचारी बीमार भी रहने लगी है, इतना काम भी उनसे नहीं हो पाता है। आप तो हमारे घर की हालत जानते ही है सर। सर कहते, इन सब बातों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम तो बस खूब मन लगाकर पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। पढ़ लिख कर तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनो, बस यही मेरी इच्छा है। विष्णु बहुत ही कृतज्ञ भाव से सर को देखता रहता। उसने कभी भगवान को तो नहीं देखा था और न वह कभी पूजा पाठ करता था। वह प्रकाश नारायण सर को देखकर हमेशा उसे ऐसा लगता था कि इसी दुनिया में तो सर ही उसके लिए भगवान है। उसका सिर हमेशा उनके सामने श्रद्धा से झुका रहेगा। तब नूतन के नाम हर सप्ताह पत्र आते थे। पत्र पाकर उसका चेहरा खिल उठता था। दिन भर में वह न जाने कितनी बार उस पत्र को पढ़ती, फिर भी उसे तृप्ति नहीं मिलती थी। वह हमेशा भविष्य के सुखद सपनों में खोई रहती थी। कैसी पागल लड़की थी वह, सचमुच एकदम ही पागल। अपनी छोटी बहनों से कहती, देख सुमी, आज अटारी पर सुबह सुबह कौवा बोल गया है ना, आज जरूर मेरे नाम कोई चिट्ठी आएगी। लेकिन सुमी को उसकी चिट्ठी विट्ठी में कोई अधिक दिलचस्पी नहीं रहती थी। वह चिढ़ कर कहती, ओ दीदी, तुम तो बस रोज रोज अपनी चिट्ठी की ही पड़ी रहती है। सुनकर नूतन बहुत नाराज हो जाती, कहती, क्यों न पड़ी रहे आखिर? देखना, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम भी इसी तरह किसी के पत्र का इंतजार किया करोगी। सुमी लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। इन सब बातों के लिए अभी उसकी उम्र भी बहुत कम थी। वह बस बड़ी बड़ी आंखें करके शरारत से हंसती रहती। कभी कभी पूछ बैठती, अच्छा तो वह विष्णु भैया कौन है तुम्हारे दूल्हा? तत बेशरम लड़की, तुझे जरा भी शर्म नहीं? तुझे किससे ये बात की है? वाह, आजकल तो खूब चटर पटर बोलने लगी है। तो फिर जरा उसे अपने ही चिपकाती हुई पूछती, बता कैसा लगता है वो तुझे? अच्छा है ना? अच्छा क्या, जब भी यहाँ आता है तो चपर चपर करके खाता ही रहता है। चाय यहाँ पिएगा, नाश्ता यहाँ करेगा, खाना भी यही खाएगा। मुझे तो दीदी शंकर भैया अच्छे लगते थे, पता नहीं वह अब कहाँ चले गए। बस कभी कभार ही आते थे और मेरे लिए खूब सारी टॉफियां लाते थे। दीदी सुनो, तुम उनसे शादी करो ना। सुमी की बातें सुनकर नूतन जलपुन जाती। छी छी, उस लफंगों का नाम भी मत लेना मेरे सामने। अच्छा ही हुआ कि वह लफंगा खुद ही कहीं भाग गया, मवाली कहेगा। तुम देखना सुमी, विष्णु को भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तब उनके पास बहुत सारे रुपए होंगे। तब मैं उनके साथ कार में बैठकर घुमा करूंगी। उस दिन वह तुम्हारे लिए भी खूब सारी चॉकलेट लेकर आएगा। चॉकलेट ही क्यों, उस दिन तुम जो भी तो उससे मांगोगी वह देगा। पर देख सुमी, तू जरा बाहर जाकर खेल लो। पोस्टमैन अंकल अगर मेरी कोई चिट्ठी लेकर आए तो सीधे मुझे ही देना आकर, समझी? लेकिन सुमी चाहती नहीं, थोड़ा अकड़ कर कहती, लेकिन मैं तो बड़ी होकर शंकर भैया से ही शादी करूंगा। मुझे तो वही अच्छे लगते हैं, हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनते रहते, सब लोग उनसे डरते भी तो है। हाँ करना, तू उसी लफंगे से शादी, तुझे कौन ने रोक रखा है? नानी पहले बड़ी तो हो, तुझे मालूम है दीदी शंकर बाहर कहाँ चले गए? अब अपने घर आते क्यों नहीं है? मुझे क्या मालूम कि वह कहाँ मर गया जाकर। यहाँ रहता तो उसे पुलिस नहीं पकड़ ले जाती। अच्छा हुआ कि कहीं भाग गया, चैन तो मिला। तो क्या अब शंकर भैया कभी लौटकर नहीं आएगी दीदी? मुझे क्या मालूम, न आए तभी ठीक है। चल अब जा तो सही, जाकर बाहर खेल। चिट्ठी लेकर सीधे मुझे देगी तो तुझे 2 टॉफियां दूंगी। 2 टॉफियों के लालच पाकर सुमी बाहर जाकर खेलने लगती। पोस्टमैन आता तो उसे पूछती थी, पोस्टमैन अंकल, दीदी को कोई चिट्ठी तो नहीं है? दीदी कौन? तुम किसकी बेटिया हो छुटकी? पोस्टमैन हंसते हुए पूछता। मास्टर जी की, मास्टर प्रकाश नारायण जी की। हाँ, कोई चिट्ठी है दीदी की? क्या नाम है तुम्हारी दीदी का? पोस्टमैन पूछता। उसे उसकी पटर पटर बातों में मजा आ रहा था। नूतन दीदी सुनकर हंस देता पोस्टमैन।
लड़की ने यूं ही पूछ लिया होगा, छोटी सी ही तो है। नहीं बेटिया, मास्टर साहब की तो कोई चिट्ठी नहीं है, और मेरी दीदी की, तुम्हारी दीदी की भी कोई चिट्ठी नहीं है बिटिया। सुनकर सुमी अवाक रह जाती। सुबह घर की छत पर कौवा काव काव बोला था, लेकिन तभी दीदी की चिट्ठी नहीं आई। कहाँ रह गई चिट्ठी, या कि कौवा ही झूठा था? खैर, न आए चिट्ठी, उसको क्या, उसको तो हमेशा दीदी से 2 टॉफियां मिलती है, चिट्ठी आने पर भी और न आने पर भी। उसे तो बस चिट्ठी आने पर जाकर ठीक दीदी के हाथ में उसे पकड़ानी पड़ती है। लेकिन एक दिन भरी दोपहर में आकर किसी ने प्रकाश नारायण सर का दरवाजा खटखटाया। कौन? पोस्टमैन। नूतन दौड़ी दौड़ी बाहर है। यहाँ कोई नूतन रहती है बिटिया? हाँ, मैं ही नूतन हूँ। कोई चिट्ठी है क्या? अंकल जी। पोस्टमैन सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। हाँ, चिट्ठी ही तो थी, विष्णु की चिट्ठी। पोस्टमैन ने उसे दी थी। पोस्टमैन बोला, 1 गिलास पानी पिलाओगी बिटिया? कितनी गर्मी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल जी, आप जरा रुके, मैं अभी लाती हूँ। पोस्टमैन वही चबूतरे पर पड़ी कुर्सी पर बैठकर चुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में नूतन पानी के गिलास के साथ ही एक तस्तरी में पेठे का एक टुकड़ा ले लौटी। अरे वाह बिटिया रानी, तुमने तो मुंह भी मीठा करवा दिया। जीती रहो। नूतन खड़ी मुस्कुराती रही। अच्छा, क्या वो तुम्हारी छोटी बहन है जो हमेशा मुझसे तुम्हारा पत्र मांगा करती है? पानी पीने के बाद पोस्टमैन को कुछ ध्यान आया तो उसने पूछ लिया। जी अंकल जी, पत्र उसी को दे दिया करें। नूतन ने कुछ शर्माते हुए कहा। ठीक है बेटिया, दे दिया करेंगे। वह तो बहुत प्यारी बच्ची है, खूब प्यारी प्यारी बातें करती है, कहकर पोस्टमैन मुस्कुराते हुए चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन इंतजार कर करके परेशान हो जाती नूतन। छत पर बैठा बैठा कौवा भी काव काव बोलता रहता, पर चिट्ठी फिर भी नहीं आती। उससे कौवे पर ही गुस्सा आने लगता। कितना झूठ बोलता है ये, बिना मतलब ही छत पर आकर काव काव करने लगता है। विष्णु पर उसे बहुत गुस्सा था। लेकिन फिर इसी तरह एक दिन अचानक ही पोस्टमैन चिट्ठी लेकर हाजिर हो जाते। चिल्ला कर कहता, पोस्टमैन। नूतन फिर हमेशा की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ती हुई आती। उसकी सांस जोरों से फूलने लगती। उसका गोरा सुंदर चेहरा गुलाबी सा हो जाता। पोस्टमैन उसे देखकर मुस्कुराता। अब वह उसे पहचानने लगा। उसे देखते ही कहता, लो नूतन बेटा, तुम्हारी ही चिट्ठी है। नूतन चिट्ठी लेकर खुद ही पूछती, अंकल जी पानी पिएंगे? कितनी गर्मी हो रही है, देखिए ना, आप तो पसीने से पूरे भीग गए हैं। बिटिया रानी पिला दो। दोगी तो पी लेंगे। पोस्टमैन हंसता हुआ कहता, अभी लाई अंकल जी, आप बैठिए। पोस्टमैन हमेशा की तरह चबूतरे पर पड़ी कुर्सी पर बैठकर चुस्ताने लगता। आज वह पानी के साथ एक बूंदी का लड्डू लाकर पोस्टमैन को देती, जिससे पोस्टमैन परम तृप्त से भाव से खाकर नूतन को आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। पोस्टमैन के साथ बाद वह अपने कमरे में आकर आराम से पत्र पढ़ती। तब कहीं जाकर उसे तसल्ली होती। विष्णु ने लिखा था, परीक्षा सिर पर है नूतन, इसलिए दिन रात पढ़ना पड़ता है। इतना समय ही नहीं मिलता कि मैं तुम्हें पत्र लिख पाऊँ, कुछ बनकर सर का नाम ऊंचा कर सकूं। बस यही बात दिन रात सोचता रहता हूँ। सर तो मुझसे बहुत अधिक उम्मीद लगाए बैठे। वह ये सोचते हैं कि मैं बीएससी में भी जिला टॉप करूं, कहीं उन्हें मेरे कारण शर्मिंदा न होना पड़े, इसी बात से डरता हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक है। आशा है तुम भी अच्छी तरह से होगी और खूब मन लगाकर पढ़ा रही होगी। बहुत प्यार के साथ, तुम्हारा ही विष्णु। परीक्षा इतनी जल्दी 1 साल बीत गया। प्रकाश नारायण सर को आश्चर्य हुआ, लेकिन नूतन के लिए तो जैसे एक एक पल एक एक युग सा कट रहा था। जाने कितनी रातें उससे बिना सोए ही करवटें बदल बदल कर काटती थी। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।